Namaskar students, all you are welcome on my YouTube channel. In this class we are going to discuss about very important and interesting point of biochemistry, that is structures of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आती है और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये इक्वली केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में इंपॉर्टेंट है और हर लेवल की क्लासेस जो है इवन 10+2 बोर्ड एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से। इसके बाद में जो हायर जो क्लासेज है जैसे बीएससी क्लासेज है और जो मेडिकल सेक्टर की जो क्लासेज होती है वहां पर भी ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल है। पर ये टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग और यूजफुल है उतना ही ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली हम लर्न नहीं कर सकते, डायरेक्टली मतलब रट नहीं सकते। कुछ जो है इनको डायरेक्ट रट लेते हैं फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होती है इसमें केवल थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है स्ट्रक्चर का वो लगभग सेम होता है। तो स्ट्रक्चर बनानी किसकी होती है, हम बना किसकी देते हैं, करेक्ट। तो इस वीडियो में नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड यू विल आल्सो एबल टू ड्रॉ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, करेक्ट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड में सबसे पहले लेते हैं हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है जैसे हम जानते हैं ये क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होता है, बाकी इनका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। अब ग्लूकोज की हम बात करें, ग्लूकोज भी दो होते हैं, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, और फ्रक्टोज भी दो होते हैं, डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज। डी और एल जो होता है ये कैपिटल लिया जाता है और ये इनके क्या है, ये इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अब हम बात करें केवल कैपिटल डी ग्लूकोज की, तो इसके भी दो आइसोमर होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, या ये लिखा हुआ मिल सकता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स है, क्योंकि ग्लूकोज में जैसे हम जानते हैं फर्स्ट जो कार्बन होता है C1 वो एनोमर कार्बन होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन होता है, लेकिन वो साइकिल में जुड़ के जो होता है एसिमेट्रिक हो जाता है, उसकी चार्ज वैलेंसीज अलग अलग हो जाती है, इसलिए उसको आ जाता है एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन में डिफरेंस होने की वजह से केवल एनोमेरिक कार्बन का ओरिएंटेशन ही चेंज होता है, एनोमेरिक कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप का ओरिएंटेशन ही चेंज होता है केवल इन दोनों में, इसलिए इनको कहा जाता है एनोमर्स। अब यदि हम बात करें पहले सबसे पहले बीटा डी, और इसमें भी दो बनेंगे, डी फ्रक्टोज में हम देखें अल्फा डी फ्रक्टोज और दूसरा होता है बीटा डी फ्रक्टोज। ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स है, करेक्ट। अब हम डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर का पार्ट। सबसे पहले हम लेंगे बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज जो है वो मानते हैं ये हेक्सागोनल रिंग बनाता है। हेक्सागोनल का मतलब इसमें 6 जो है एटम्स है, चेन के अंदर क्लोज चेन है, जिसमें 1 ऑक्सीजन और 5 क्या है कार्बन है। इनको ऊपर नंबर दे देंगे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, और इन सभी कार्बन के दो दो बॉन्ड जुड़े हुए रहेंगे, दो मतलब ग्रुप जोड़ेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 वैलेंसी हर कार्बन की साइकिल के अंदर कंप्लीट हो चुकी है, रिमेनिंग 2 वैलेंसी है वो इससे जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे उनसे पूरी होगी। और जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसमें भी ऐसे होगा, इसमें भी हम कितने बना देंगे, ये हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे। अब बात करते हैं यहां से बीटा डी ग्लूकोज को कैसे लर्न करें। इन सभी कार्बन पे क्या क्या जुड़ा होगा, एक H जुड़ा होगा, एक OH जुड़ा होगा, और जो पांचों कार्बन है इसका जो OH होगा वो होगा CH2H, और जो CH2 होगा वो इसका छठा कार्बन होगा। जैसे हम ग्लूकोज में 6 कार्बन लेते हैं, तो यहां ट्रिक क्या है, यहां पर ट्रिक है बीटा डी ग्लूकोज में हम पहले ऊपर लगाएंगे OH और फिर अल्टरनेटिवली उसको चेंज करते रहेंगे। केवल पोजीशन ही तो लर्न करनी है कि OH ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है, इसमें OH पहले ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, और लास्ट का OH जो है वो ऊपर आएगा CH2H की फॉर्म में, और ये हमारा बन जाएगा छठा कार्बन, और इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वहां पे क्या जोड़ा जाएगा H। ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां बात करें C1 की, जैसे हम पहले स्टेट कर चुके हैं एनोमेरिक कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन साइकिल में जुड़ के एसिमेट्रिक हो गया इसलिए एनोमेरिक है। तो यहां इसका एनोमर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो C1 कार्बन उसको रोटेट कर देंगे, तो H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया अब अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज डायरेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, अल्फा डी के लिए बीटा डी बना लेंगे, पहले OH ऊपर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर लास्ट का CH2H ऊपर, करेक्ट, और फिर उसको घुमा देंगे, पहले घुमा दिया अल्फा डी ग्लूकोज बन गया, करेक्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, बीटा फ्रक्टोज पे आते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, ये लर्न हो जाएंगे तो आगे की जो स्ट्रक्चर है वो इनसे रिलेट करके हम बना सकते हैं। ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चेन ऑफ लर्निंग है, हम एक चीज समझेंगे फिर उससे अगली आ जाएगी, फिर उससे अगली आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज जो है इसको हम मानेंगे पेंटागोनल। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये फंडामेंटल है, बाकी जो आगे आएगी वो इनसे बन के आएगी। तो अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज ये क्या है, पेंटागोन है इनके अंदर। पेंटागोन का मतलब इसकी जो रिंग है इसके अंदर 5 एटम हम देख सकते हैं, 1 ऑक्सीजन है और 4 क्या है, कार्बन है। कार्बन होंगे 2 3 4 5, जैसे इसमें भी 6 होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में 6 कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन तो होगी, 2 कार्बन बाहर आएंगे, CH2H एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, करेक्ट।
अब यहां पर यदि हम बात करें अल्फा डी फ्रक्टोज हम लर्न करेंगे, तो अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा में हमने कहां से स्टार्ट किया था, ऊपर से, इसमें OH कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, और फिर अल्टरनेट हम चेंज करते रहेंगे, पहला OH नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर OH नीचे आएगा, और फिर लास्ट का जो OH है वो ऊपर आएगा, किसकी फॉर्म में, CH2OH की फॉर्म में, CH2OH की फॉर्म में। करेक्ट, लर्न हो गया होगा। पहले OH हम नीचे ले रहे हैं, फिर ऊपर ले रहे हैं, फिर नीचे ले रहे हैं, फिर लास्ट का CH2OH जो है ऊपर ले रहे हैं। इसमें भी ऐसे किया था, ठीक है। पर इसमें बीटा कहां से लर्न किया था अपन ने, बीटा स्टार्ट किया था ऊपर से, और इसमें अल्फा को स्टार्ट किया अपन ने नीचे से। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो HH जोड़ेंगे। हाँ, अब यहां ये ध्यान रखना है, या H नहीं जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है, CH2OH। ये कंफ्यूजन हो सकता है कि OH तो यहां पर भी आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो कि हम OH ही ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, जो अपन रिलेटिव जो ले रहे हैं, डायरेक्शन ले रहे हैं वो OH की ले रहे हैं, CH2OH की ले रहे हैं। CH2OH केवल कौन सा ले रहे हैं अपन, लास्ट वाला, ठीक है। तो यहां पर ये CH2OH होगा, इसके बजाय इसका OH की जगह ध्यान रखेंगे इस OH का, ठीक है। अब बात करें अल्फा बीटा डी ग्लूकोज की, तो बीटा डी ग्लूकोज में, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन C2 है, इसमें एनोमेरिक कार्बन C2 है, और ये दोनों क्या एक दूसरे के एनोमर्स है, तो मेरे को इसका एनोमर बनाना है, तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा C2 का वो मैं रोटेट कर दूंगा, OH ऊपर चला जाएगा, CH2OH कहां आएगा, नीचे आ जाएगा, बाकी फिर बचा OH, H, H, OH, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, CH2OH एंड H। यहाँ CH2OH जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसको हमें एक्स्ट्रा लर्न कर लेना। देखो लास्ट का जो OH है वो तो CH2OH की फॉर्म में हम लिख ही रहे हैं, इधर भी और इधर भी, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज लर्न कर लेना कि इसको छोड़ के लास्ट का जो CH2OH की फॉर्म में है, उसको छोड़ के OH के ऑपोजिट हम केवल H ही लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ OH के ऑपोजिट हम C2 कार्बन पे क्या लगा रहे हैं, CH2OH। ये एक्स्ट्रा लर्न करना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट का OH तो CH2OH है हमेशा, ठीक है, और जो OH उसको छोड़ के बाकी OH उसमें सब में ऑपोजिट H है, लेकिन इस OH के ऑपोजिट क्या ले रहे हैं हम, CH2OH ले रहे हैं। तो ये फ्रक्टोज हो गया, अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोज, ये एनोमर्स हो गए। और अब हम एक्स्ट्रा दूसरे टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं, इसमें एपीमर्स, उनकी बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ग्लूकोज बने हैं इनके एपीमर बनाएंगे, और उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, नया टाइप का एक आइसोमर बन के आ जाएगा। तो इसमें एपीमर क्या होता है, देखो एपीमर्स होते हैं C1 को छोड़ के, C1 तो एनोमेरिक कार्बन हुआ, इसको रोटेट करने पे जो आइसोमर आता है वो एनोमर है। इसको छोड़ के बाकी जो कार्बन बचे हुए हैं, यदि मैं उसके ग्रुप को रोटेट कर देता हूं, उसके जुड़े हुए ग्रुप्स को ओरिएंटेशन जस्ट ऑपोजिट कर देता हूं, तो नया जो आइसोमर आता है उसको कहते हैं एपीमर। तो ग्लूकोज के दो एपीमर मेन है, C2 एपीमर जो होता है ग्लूकोज का वो होता है मेनोज, और इसका जो C4 एपीमर होता है वो होता है गैलेक्टोज। तो C2 एपीमर का और C4 एपीमर का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अब मेरे पास ये इसका C2 कार्बन है, मैं इसको यदि रोटेट कर देता हूं तो मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज की जगह आ जाएगा अल्फा डी मेनोज, अल्फा डी मेनोज। जैसे अल्फा डी मेनोज बनाना हो तो मैं अल्फा डी ग्लूकोज बनाऊंगा, अल्फा डी ग्लूकोज बनाकर जैसे मैंने ये अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया, ये आ गया अल्फा डी ग्लूकोज, HOH HOH OH H HOH, और लास्ट में आ गया CH2OH एंड H। ये अल्फा डी ग्लूकोज ही बनाया अभी। अब मैं इसका C2 जो कार्बन है इसको मैं ऑपोजिट कर दूं, OH को ऊपर ले जाऊं, H को नीचे ले जाऊं, तो ये बन जाएगा अल्फा डी मेनोज। मैंने अल्फा डी से बनाया तो ये भी अल्फा डी बनेगा। यदि मैं इसका, तो इसका ये क्या हो गया, C2 एपीमर है, ये क्या है, C2 एपीमर। अब मैं बात करूं C4 एपीमर की, तो C4 एपीमर का मतलब क्या हुआ, C4 एपीमर का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका जो C4 कार्बन है ये थर्ड है, ये फोर्थ कार्बन है, इसका जो जुड़े हुए जो ग्रुप है इनका ओरिएंटेशन में ऑपोजिट करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, C4 एपीमर, और उसको कहा जाता है गैलेक्टोज। अब अल्फा डी का मैं बनाऊंगा तो अल्फा डी बनेगा, तो यह बन जाएगा अल्फा डी गैलेक्टोज। अल्फा डी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर यदि हम देखनी हो तो मैं क्या बनाऊंगा, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसको ऐसे कैसे बना दूंगा, पहले HOH, यहां पर आ गया HOH OH H HOH, लास्ट में आ गया CH2OH एंड H। अब इसका जो C4 कार्बन है 1 2 3 4, इसको मैं ऑपोजिट कर दूंगा, OH ऊपर और H नीचे, तो मेरे पास आ गया अल्फा डी गैलेक्टोज। इसी तरह मैं बीटा को कन्वर्ट कर सकता हूं, बीटा डी मेनोज। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रहा होगा माइंड में, जैसे इससे ये बनाए, मैं पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा, इसका जो C2 कार्बन होगा इसके ओरिएंटेशन को मैं ऑपोजिट कर दूंगा, क्योंकि ये क्या है, इसका C2 एपीमर है, ये इसका C2 एपीमर है। ठीक है, अल्फा डी का अल्फा डी मेनोज बन गया, बीटा डी ग्लूकोज का बीटा डी मेनोज बन जाएगा जब मैं C2 को रोटेट करता हूं तो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले बनाना होगा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज जैसे हमें याद है, पहले OH ऊपर, फिर नीचे, फिर OH ऊपर, फिर नीचे, और लास्ट का जो होगा वो CH2OH ऊपर। तो ये क्या बन गया, ये बीटा डी ग्लूकोज बन गया। अब मुझे क्या करना है, बीटा डी मेनोज बनाने के लिए इसका जो C2 कार्बन है इसको मैं रोटेट कर देता हूं, OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास बन गया बीटा डी मेनोज।
अब बात करें बीटा डी गैलेक्टोज की। यदि बीटा डी गैलेक्टोज बनाना हो तो क्या करना होगा? बीटा डी गैलेक्टोज, क्योंकि इसका ये C4 एपीमर है, ये कौन सा एपीमर है? C4 एपीमर। तो मुझे क्या करना होगा? बीटा डी ग्लूकोज में बनाऊंगा और उसका जो C4 कार्बन ये रहा, इसको मैं, इसकी जो पोजीशन है इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, इसके ओरिएंटेशन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बीटा डी गैलेक्टोज आ जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया? पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाया, OH ऊपर, फिर OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे, और लास्ट का जो होगा CH2H ऊपर। तो ये क्या बन गया? बीटा डी ग्लूकोज बन गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा? जो C4 कार्बन ये है, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो OH ऊपर और H नीचे, तो मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास बन गया बीटा डी गैलेक्टोज। करेक्ट? तो मेरे हिसाब से सब लर्न हो गया होगा। ये हमारे पास मोनोसेक्राइड की जो स्ट्रक्चर से कंप्लीट हुई। अब हम बढ़ते हैं डाइसेक्राइड की ओर। तो डाइसेक्राइड में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि डाइसेक्राइड जो होता है वो मोनोसेक्राइड को जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड सारे कंप्लीट हुए। मोनोसेक्राइड में इनके जो एपीमर है ये हमारे काम के हैं नहीं, एनोमर हमने देख लिए, इनके आगे एपीमर देख लिए। अब डाइसेक्राइड में सबसे पहले हम देखते हैं माल्टोज। तो माल्टोज में यदि हम बात करें तो ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज और 2 अल्फा डी ग्लूकोज का। डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में बस यही ध्यान रखना है कौन कौन सी यूनिट जुड़ रही है। तो जो यूनिट जुड़ रही है मोनोसेक्राइड, उनको हम बना देंगे ऐसे कैसे, पहले जब बना हुआ है फिर उनको जोड़ देंगे, बस जोड़ना हमें आना चाहिए। तो जैसे माल्टोज की बात करें, माल्टोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज का। तो मैं क्या करूंगा? 2 अल्फा डी ग्लूकोज बनाऊंगा, जैसे यहां बनाइए। यहां से भी नहीं हो, हमें डायरेक्ट माल्टोज बनाना हो तो हमें लर्न भी है इसकी ट्रिक क्या है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज के लिए हेक्सागोन बनाएंगे, हेक्सागोन बना दिया। पहले हमें बीटा की ट्रिक पता है, OH ऊपर, OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे, लास्ट का CH2H ऊपर। अब मुझे पता है कि ये बीटा है, मुझे बनाना है अल्फा, तो अल्फा क्या है? इसका एनोमर है। C1 को उल्टा करना होगा, H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा, मेरे पास बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसी कैसी एक फोटोकॉपी मैं आगे और बनाता हूं। जब मैंने अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ बना ही दिया तो वापस ऐसी स्ट्रक्चर बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बन गया CH2H H, HOH, OH H, HOH, और यहाँ पे आ गया HOH। अब मुझे जोड़ना आना चाहिए बस। ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, इसका एक बॉन्ड बनता है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को कौन सा, कैसे बनता है, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन से कार्बन्स के बीच में बनेगा, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है वो बनता है C1C4, यानी कि एक अल्फा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के या मॉलिक्यूल के C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखो ध्यान से कैसे बनता है। ये दोनों मोनोसेक्राइड है, एक मोनोसेक्राइड H देगा, दूसरा मोनोसेक्राइड OH देगा। यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? H2O हटा दिया तो यहां क्या बचेगा? O। तो ये O जो है अपनी दोनों वैलेंसी यहां ऐसे पूरी कर लेगा, इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये यहां पर बन गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बात हो गई माल्टोज की। माल्टोज के बाद में हम चलते हैं किस पे? सुक्रोज पे। सुक्रोज जो होता है ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज। हाँ, ये थोड़ा सा हमें लर्न करना है कि कौन कौन सी यूनिट को जोड़ना है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तो मैं अल्फा डी ग्लूकोज लूंगा, एक बीटा डी फ्रक्टोज बनाऊंगा, और इसका जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि किसी भी कार्बन के साथ जोड़ दे तो गलत हो जाएगा। इसका C1 और इसका C2, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे तो यहां इस कॉर्नर पे इसका C1 आना चाहिए, यहां इस कॉर्नर पे इसका C2 आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो हम लाएंगे उसको। जैसे हम बनाए पहले अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज हम जानते हैं हेक्सागोन बनाया, हेक्सागोन के साथ में हमने क्या कर लिया? बीटा की ट्रिक याद है, OH ऊपर नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे, लास्ट का CH2H ऊपर। ये मुझे कौन सा है? बीटा मिल गया। बीटा के लिए अल्फा बनाना है, इसका एनोमर होगा, H ऊपर लगाया, OH नीचे लगा दिया, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। इसका C1 चाहिए, इधर C1 ही है कॉर्नर पे, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूं बीटा डी फ्रक्टोज पे। बीटा डी फ्रक्टोज ये रहा, यहां से नहीं लेके तो हमें डायरेक्ट जैसे सुक्रोज में तो सीधा ही बनाना होगा, तो हमें लर्न सीधा भी आना चाहिए। हमें किसकी ट्रिक याद है? देखो हमें ट्रिक याद थी किसकी? हमें ट्रिक याद थी अल्फा डी फ्रक्टोज की। अल्फा डी फ्रक्टोज जो होता है, जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5, पहले OH नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, फिर OH ऊपर, फिर नीचे, और लास्ट का CH2H ऊपर। और इसका दूसरा जो था उसमें इसके ऑपोजिट CH2H भी आता है। ये मैंने पहले भी स्टेट किया था, एक्स्ट्रा लर्न करना है, बाकी ऑपोजिट H ही लगाना है हमेशा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया अल्फा। मुझे चाहिए बीटा, तो बीटा के लिए मैं क्या करूंगा? इसको वापस उल्टा कर दूंगा, ये OH ऊपर आ जाएगा, CH2H नीचे आ जाएगा। करेक्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये मैंने पहले बताया था, अब मैंने वापस बताया सुक्रोज में हमें एक साथ बनाना हो, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ये C1 के आगे क्या आ रहा है? C5, जबकि हमें C1 के आगे क्या चाहिए? C2। तो मैं उसको उल्टा करूंगा। मैं इस जो स्ट्रक्चर बनी है, जैसे ये और ये बनी है,
इसको मैं ऑपोजिट करूंगा, तो ऑपोजिट के लिए मुझे 2 3 4 5, देखो पहले हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया था, मुझे कौन सा रोटेशन चाहिए होगा अब, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज यदि रोटेशन करना है तो मुझे ये जो सारे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इनके ओरिएंटेशन को भी ऑपोजिट करना होगा। मुझे लाना है यहाँ पे 2 3 4 5 और 6। तो 2 में जैसे ये जुड़ रहा है OH ऊपर CH2OH नीचे, तो मुझे यहाँ पर CH2OH ऊपर लाना होगा, OH नीचे, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग था, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग था 2 3 4 5। ये 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मुझे इनका ओरिएंटेशन ऑपोजिट करना होगा। ये H ऊपर OH नीचे, फोर्थ में OH ऊपर H नीचे, और फिफ्थ में H ऊपर और CH2OH नीचे। ये छठा कार्बन नीचे चला गया। अब मुझे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ OH OH आमने सामने आ गए, H हटेगा, इधर से OH हटेगा, ये बन गया C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास है लैक्टोज। लैक्टोज शुगर देखो कैसे बनती है, लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है। लैक्टोज में हमें जो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट लेनी होगी, इसमें लेनी होगी, एक तो लेनी होगी बीटा डी गैलेक्टोज और एक लेना होगा बीटा डी ग्लूकोज। ये रहे, ये बीटा डी गैलेक्टोज और ये बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों मुझे लेने होंगे, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी गैलेक्टोज। याद होगी ट्रिक, नियम वापस रिपीट कर देते हैं। हेक्सागोन बनाया, हेक्सागोन में जो है ये 5 लाइंस बना दी, पहले OH ऊपर, फिर नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे, लास्ट का CH2OH ऊपर, अपोजिट हमने H रखा है। ये मेरे पास आ गया बीटा डी ग्लूकोज, और ये आ रहा 1 2 3 4। मैं 4 कार्बन को उल्टा बना देता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज। ये वापस ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। OH H H OH OH और H। अब मैं क्या करता हूं कि जो C4 है, जिसमें H ऊपर आ रहा था OH नीचे आ रहा था, मैं इसको उल्टा करता हूं, OH ऊपर और H नीचे, तो ये बीटा डी ग्लूकोज का ही जो C4 एपीमर है बीटा डी गैलेक्टोज बन गया। अब इसका बीटा डी गैलेक्टोज का C1, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, बीटा डी गैलेक्टोज का C1 बीटा डी ग्लूकोज के C4 कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है, यानी इसके फर्स्ट के आगे इसका 4th कार्बन आना चाहिए, जो हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ OH है, यहाँ OH नीचे है, तो हमें H2 हटाना है, तो H यहां से हटेगा, OH यहां से हटेगा। अभी ऑक्सीजन जो है इधर जाके बॉन्ड बनाएगा, इसको कहा जाता है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बीटा टाइप का। तो हमारे डाइसेक्राइड्स कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड की ओर। सेक्राइड्स में सबसे पहले हम देखें स्टार्च या ग्लाइकोजन। तो इनके स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज किसका बना होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का है पॉलीमर, अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज का है, ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग अलग अलग है। तो स्टार्च में जो अमाइलोज है, स्टार्च वैसे ही कंप्लीट अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, पर अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज अलग टाइप से जुड़ते हैं, अमाइलोपेक्टिन में अलग टाइप से जुड़ता है, ठीक है। तो अमाइलोज की स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट आती है और C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बनता है। जैसे माल्टोज, ये माल्टोज बनाया था हमने, ये डाइमर है, इसी को मैं पॉलीमर बनाता हूं, इसी जैसे मैं अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स को आगे और जोड़ देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अमाइलोज बन जाएगा, ठीक है। माल्टोज से ही अमाइलोज बन जाता है एक तरह से। तो यदि मान लो कि मैं ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई थी, मैंने यहाँ पर एक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट और बना दी, जिसमें ये आ गया H OH H OH OH H H OH CH2OH, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वही अल्फा डी ग्लूकोज ये जो पहले जैसे बनाया था, ये अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 यूनिट जुड़ी हुई थी, इसका C1 इसके C4 जुड़ा था, अब इसका जो C4 होगा, इसका जो C4 होगा वो इसके C1 के साथ जुड़ जाएगा, यहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। 3 यूनिट जुड़ी, ऐसे 1 यूनिट और जुड़ जाएगी। यहां पे मैं वापस बना देता हूं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज याद होगा ही, वैसे कोई दिक्कत नहीं। बीटा में पता OH ऊपर OH नीचे, OH ऊपर OH नीचे, लास्ट का CH2OH ऊपर, ये बीटा मैंने OH नीचे किया, ये क्या बन गया, अल्फा बन गया। अल्फा डी ग्लूकोज जो है, अब इसमें क्या करता हूं मैं, ये C1 है, इसके आगे C4 आ गया, 1 2 3 4, यहां से OH हटाया H हटाया, इनको ऑक्सीजन से जोड़ दिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया, तो ये अमाइलोज बन गया। 4 यूनिट जोड़ी हम समझ सकते हैं, इसका C1 इसके C4 जुड़ा है, तो इसका जो C4 होगा वो इधर जो C1 कार्बन आएगा उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, इसका भी जो C1 होगा ये इधर वाला जो ऑक्सीजन आएगा उसके C4 से जुड़ा हुआ रहेगा। तो सारी जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स है, इनके C1 और C4 दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ गए और एक लंबी चेन बन गई लीनियर, जिसको कहा, अब इसको नाम देंगे अपन अमाइलोज, ठीक है। दूसरे यदि इसकी बात करें तो अमाइलोपेक्टिन।
अमाइलोपेक्टिन की यदि हम बात करें, अमाइलोपेक्टिन भी ऐसे बनता है, बस स्ट्रेट चेन बन जाती है पहले तो, फिर स्ट्रेट चेन बनने के बाद में क्या होता है, अब इसी स्ट्रक्चर को हम अमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से क्या बन जाती है कि स्ट्रेट चेन बन जाती है, लीनियर पॉलीमर बन जाता है। फिर ऐसी जो लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं, पॉलीमर चेन्स जो होती है, ये C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में साइड में भी जुड़ी हुई रहती है। ये तो स्ट्रेट चेन बन गई पॉलीमर चेन। अब दूसरी पॉलीमर चेन में नीचे और बनाता हूं, जिसका ये जो C1 होगा ये दूसरे नीचे वाली जो चेन आएगी उसके C6 से जुड़ा हुआ रहेगा, न कि इधर बढ़ेगा। अब मेरे को इसको आगे नहीं बढ़ाना, अमाइलोपेक्टिन में ये C1 है, इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना होगा मैं नीचे की ओर, इसको मैं यहीं रहने देता हूं, OH जो इससे जुड़ा हुआ था। अब यहां पर एक दूसरी ऐसी ही लीनियर चेन हम और बनाते हैं, जिसमें जो भी किससे जुड़ी हुई है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में बहुत सारी इसमें जुड़ी हुई है, करेक्ट। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की जो बहुत सारी यूनिट्स है, ये भी C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इसी तरह से ये इधर जुड़ी हुई है, ठीक है। पूरी स्ट्रक्चर वापस बताने की जरूरत होगी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि यही चेन हमने नीचे बनाई है। ऐसे कैसे कहां बनाई है, नीचे बनाई है। और यहां पर ये कौन सा कार्बन आ रहे हैं, CH2OH आ रहा है, छठा जो कार्बन है CH2OH, और ये इधर चल रही है, इसकी जो चेन है ये भी इधर बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि यहां पे जो C1 होगा, एक चेन का जो C1 होगा वो दूसरी चेन के C6 के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेता है, तो यहां से H हट जाएगा, यहां से OH, और ये ऑक्सीजन ही CH2 जुड़ जाएगा। यदि हम बात करते हैं सेलुलोज की, तो इसमें अल्फा की जगह कौन सा आएगा, बीटा डी ग्लूकोज, और इसमें केवल स्ट्रेट चेन ही बनेगी। स्टार्च में स्ट्रेट भी बन रही थी अमाइलोज में, और स्ट्रेट चेन के साथ साथ वो साइड में भी जुड़ी हुई थी अमाइलोपेक्टिन में। इसमें ऐसा नहीं होगा, केवल स्ट्रेट चेन ही बनेगी। इसमें पहले हम बनाते बीटा डी ग्लूकोज के बहुत सारी यूनिट्स, बीटा डी ग्लूकोज हमने बना लिया। डी ग्लूकोज जानते हैं हम पहले से कैसे बनता है। बीटा डी ग्लूकोज की जो यूनिट्स होगी, ये हेक्सागोनल रिंग्स है, इसमें पहले OH ऊपर, फिर OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे, और लास्ट का CH2OH ऊपर। इसमें भी ऐसे OH ऊपर, फिर OH नीचे, फिर OH ऊपर होगा, फिर OH नीचे, और लास्ट का CH2OH ऊपर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हम बना सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट बनाएं, तो यहां पर पहले हम बनाएंगे OH ऊपर, फिर OH नीचे, फिर OH ऊपर, देन OH नीचे, और लास्ट में आ जाएगा CH2OH, करेक्ट। अब इसमें हमें जोड़ना नहीं चाहिए। इसमें जोड़ेगा कैसे, इसमें ये बनेगा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखो 1 2 3 4, इसका 4, इसका 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, तो इधर जो 1 है वो इसके C4 जुड़ेगा, इसका जो 1 है वो इसके C4 जुड़ेगा, जैसे हम आइलोज में जुड़ रहा था, लेकिन वहां अल्फा डी जुड़ रहा था, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज जुड़ रहा है। अब यहाँ पे कैसे जुड़ेगा, ये OH है, OH है, यहां से H हटेगा, यहां से OH हटेगा, और ये ऑक्सीजन से आपस में जुड़ जाएंगे। ये कौन सा बॉन्ड बना, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां पर भी ऐसे होगा, ये OH हटेगा, H हटेगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी। अब ये हम समझ सकते हैं आगे क्या होगा, ये C1 है, तो इधर आगे वाले जो यूनिट आएगा उसके C4 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये C1 है, ये इधर C4 से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसे जो है ये स्ट्रक्चर्स रिपीट होती है, और हमें जो है क्या मिल जाता है, एक पॉलीमर चेन मिल जाती है, ये इस तरह से जुड़ जाएगा, CH2OH, ठीक है। तो ये हमारे पास बना सेलुलोज। दिस क्लास इज कंप्लीट। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जितने भी थे उनकी सभी की जो स्ट्रक्चर्स है, चाहे मोनोसेक्राइड है, डाई है, पॉलीसेक्राइड, सभी कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इंक्लूड की, और उसको एक शॉर्ट टाइम में इजी वे और इंटरेस्टिंग तरीके से जो है समझने की और सीखने की कोशिश की है। इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर यू इन योर स्टडीज, तो केमिस्ट्री के जो अदर टॉपिक्स है उनकी भी इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।